गुड इवनिंग सभी लोगों को, सभी का स्वागत है कंपटीशन व्यू यूट्यूब चैनल पर। आज कल आप लोगों का क्लास नहीं हो चुका था, चूँकि छुट्टी कल सब जगह हो रहा था, तो कल का क्लास तो सब जगह लगभग कैंसिल हो गया। लेकिन आज छुट्टी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर क्लास चलता रहेगा। तभी चलिए, आप लोगों के लिए सेट नंबर 12 है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपका मैराथन का भी क्लास इस सैटरडे को भी होगा, और संडे को जो डिस्कशन होता है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, सेट लगाते चलिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेट लगाइए। अभी सेट ही आपको काम देने वाला है, ठीक ना। तो चलिए, आज आपका चलता है सेट नंबर 12 में आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान दिया जाए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है, इतना रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज की अस्थायी दर से यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 4% और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% हो, तो 2 वर्ष बाद कुल प्राप्त राशि कितनी होगी। प्राप्त राशि यहाँ मतलब इंटरेस्ट क्या होगी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखिए, मूलधन से छोटा है, मतलब मिश्र धन नहीं पूछ सकता। आपको क्या पूछेगा? ब्याज ही पूछ सकता है। मतलब रेट अलग अलग है, पहला वर्ष 4, दूसरा वर्ष 8, कोई दिक्कत नहीं। 18,750 का पहला वर्ष निकालेंगे 4%, दूसरा वर्ष 8%, 4% तो 8% डबल होगा डायरेक्ट। इसका 4% अगर निकालेंगे, 5 चौके 20 गया, 7 चौके 28, 2 30, 72, 3 75, 750। तो इसका 8% कितना होगा? तो आप कहिएगा 1500 होगा। और फिर इसका दूसरा वर्ष कितना मिलेगा? 8%, 75 चौके 300, 300 कितना हो गया? यानी 30 60 रुपया हो गया, ठीक है। तो 60 रुपया ये मिल गया। कहता है टोटल CI अगर हमको निकालना पड़ेगा तो इसको जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 15 7 22, 50 60 कितना? 110, 22 1 2310 आपका क्या हो गया? ये इंटरेस्ट आपको मिल गया 2 वर्ष का, ठीक है। एकदम जबरदस्त तरीका से प्रैक्टिस करिए, जहां पर दिक्कत है उस पॉइंट को क्लियर करते चलना है, ठीक ना। चलिए, आज का अगला सवाल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सब में। रेशियो लगा करके भी बना सकते हैं। 4% को आप लिख देते क्या है? 25 से 26, 8% के लिख देते 2/25, यानी 25 से 27 गुना कर लेते, जो अंतर आता वो CI आता। चलिए, अगला सवाल है, 2 लड़कियां निरुपमा और शैलू एक साथ उपन्यास पढ़ रही है जिसमें इतना पंक्तियां हैं। पहली लड़की पहली पंक्ति से पढ़ना चालू करती है, वह 200 लाइन प्रति घंटे की दर से पढ़ती है, और दूसरी लड़की आखिरी पंक्ति मतलब अंतिम से शुरू करती है, वो 150 लाइन प्रति घंटे की रफ्तार से। कहता हुए किस लाइन पर मिलेगी? ऑप्शन के अनुसार सब शुरुआत से है, मतलब पहले वाला। तो ये सवाल सिंपल क्या हो गया, इसको मान लीजिए दूरी, उधर से जो चलता है उसका चाल इतना, इधर से चलता है इसका चाल इतना, तो मिलने में लगा समय निकाल लेंगे और उधर वाला का चाल से गुना कर देंगे, 4 गुना समय, तो वो दूरी आ जाएगा, मतलब कौन सा पंक्ति में मिला। समय क्या हो जाएगा? 8190 बटे विपरीत दिशा में क्या होगा? चाल जुट जाएगा, 200 प्लस 150। ये समय आ गया, इसको गुना कर ले उधर वाले के चाल से, क्योंकि कहता है शुरुआत से, मतलब 200 से। काम हो गया, काट देना है, काम खत्म। 8190 बटे 350 गुना 200, ये गया 5 से 7 बार में, 5 से 40 बार में, 7 से काटिए, 7 से ये काटिए, 11 77, 4 7 7 49, 117, यानी 468 पर 0, 4680वां लाइन जो होगा वहां पर जाके मिलेगा शुरुआत से, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए उसका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, अगला सवाल चलेंगे। तीसरा नंबर सवाल कहता, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाज्य होती हैं। देखो, 3 अंकों वाली संख्या 99 से 1000 के बीच रहेगा। हमेशा बीच ले आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हमेशा बीच ले आइए। बीच लाने के बाद कोई भी संख्या से कहे तो आप क्या करिए, लास्ट में से 1 घटा के बटे में संख्या और माइनस फर्स्ट बटे संख्या, फर्स्ट बटे संख्या, सिर्फ भागफल को लीजिएगा और क्या करना है, शेष को छोड़ देना है। तो लास्ट में से 1 घटा लिए, मतलब 999 बटे 9, पहला है 99 बटे 9, क्लियर। काट दीजिए, ये आ गया 1 1 1, ये आ गया 1 1, 111 में से 11 गया, कितना संख्या आ जाएगा? 100 आपका उत्तर हो जाएगा, 100 उत्तर हो गया आपका। तब देखिए, ये आप डायरेक्ट घटा के भी भाग देते, लेकिन उसमें कभी कभार कंफ्यूजन रहता है, ये कट रहा है, इसको लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, तो कभी कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है, ठीक ना।
तो एक्स कितना उत्तर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। क्लियर? हाँ, जो कोई तरह का दिक्कत नहीं होना है, प्रैक्टिस एकदम करते चलना है फटाफट। इसमें देखिए क्या कहता है, HCF ज्ञात करें। HCF देखिए तो x इसमें भी कॉमन आ जाएगा, ये पद यहां तक है, ये तो कॉमन है ही। x इसमें भी कॉमन आ रहा है, x इसमें भी कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन आ ही रहा है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको और हम क्या तोड़ सकते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो x के बाद x तो एक ऑप्शन में है, सब में x लगा हुआ है, मतलब तो x प्लस 4 यहां पर है, x माइनस 4 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो या तो x वाला होगा या x प्लस 4 वाला होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे छट गया। अब कहिएगा x प्लस 4 होगा या नहीं, इसके लिए क्या दिमाग लगाइएगा, फिर या तो सबको तोड़ेंगे x कॉमन लेके, और नहीं तो रख करके देख लेंगे जीरो आता है कि नहीं। जैसे इससे x का मान यहीं से आप दिमाग लगाते, x बराबर क्या आएगा, जीरो करेंगे तो -4, -4 रख करके देखिएगा, ये आ जाएगा -64 गुना -128, ये आ गया प्लस का 16, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 112, 28 चौके 112, 128 28 जीरो, ये भी जीरो है। तब ये भी देख लीजिए, ये आ गया फिर आ गया 64 दुना -128, ये आ जाएगा 16 में 144 प्लस में, और ये आ जाएगा 4 चौके 16 माइनस में, तो ये भी देखिए 144 जीरो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, क्योंकि x प्लस 4 पे ही चांस बन रहा था, रख के देख लिए जीरो आता है कि नहीं। रखेंगे क्या, उल्टा, मतलब प्लस में है तो x बराबर माइनस करके रखना, क्योंकि उसको फैक्टराइजेशन में बराबर जीरो करके आता है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। चलेंगे अगला सवाल पे। 5 नंबर कहता है यदि बिंदु इतना इतना एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और Q1 और Q2 Q के दो मान है, तब Q1 प्लस Q2 का मान ज्ञात करें। मतलब समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक के बीच का दूरी बराबर होना चाहिए प्रत्येक भुजा की लंबाई, तीनों लंबाई। तब देखिए फिर कहता Q1 Q2 जो है, Q का दो मान है और तो Q1 प्लस Q2, इसका मतलब जब ये वर्ग करेंगे तो स्क्वायर में तो जाएगा ही, इसका मतलब आपको Q में समीकरण को ले जाना पड़ेगा, और जब Q1 Q2 उसका दो मान है, मतलब दो मूल है, तो हमको मूलों का योग पूछता है, तो फिर लास्ट में -b/a कर देना है, काम बन जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन, अब देखिए रूट तो सभी भुजा के ऊपर में होगा, सभी का रूट हटा के काम करते हैं। इसका वर्ग करेंगे 3 में से 0 3 स्क्वायर, और रूट 3 0 यानी ये हो जाएगा 3, तो ये तो आ गया 12, पहला का जो आ गया डिस्टेंस ये आ गया 12। इसका अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये तो आ जाएगा p-3 का होल स्क्वायर और प्लस q माइनस √3 का होल स्क्वायर ना, इतना आ जाएगा। क्लियर है। अगर इसका और इसका डिस्टेंस देखा जाए, इसका और इसका, तो ये आ जाएगा कितना, p² प्लस q², यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है। हमको ले जाना है सबको किस में, q में ले जाना है, तो ध्यान दीजिए ये हो गया p², एक समीकरण तो हो गया p² जोड़ q² बराबर 12, इसको उसके बराबर, इसको भी उसके बराबर कर देंगे। देख लीजिए ये p² प्लस 9 माइनस 6p, ये हो गया q² प्लस 3 माइनस 2ab 2√3q, और बराबर क्या कर देते हैं, ये भी 12, इसको भी समीकरण एक मान लेते हैं, ये भी एक समीकरण, ये भी एक समीकरण। अब करना क्या है, हमको हटाना है इसमें से p को हर हाल में हटाना है, जैसे हटे हमको समीकरण को q में ले जाना पड़ेगा, तब काम बनेगा। तो ऐसा करते हैं, q² है p² और q² का मान लगा देते हैं, कितना 12, तो ये हो गया 12 जोड़ 9 माइनस 6p माइनस 2√3q अब बराबर 12, तो ये 12 12 तो गया। हमको p q में बदलना है, तो यानी p का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ से p का अगर मान हम निकाल लें तो ये इधर आ गया, उधर रह जाएगा, मतलब 9 माइनस 2√3q, 9 माइनस 2√3q बटे क्या हो जाएगा 6, 2 से काट देते हैं 3 6 और 2, मतलब ये आ गया 6 माइनस √3q बटे कितना 3, इतना आ गया p का मान। हमको किस में ले जाना है, q में, बार बार कर रहे हैं उसको q में ही ले जाना पड़ेगा। तब क्या करते हैं, इस p का मान को यहाँ से उठा करके इसमें रख देते हैं,
तो क्यू में आ जाएगा वैल्यू और हमारा उत्तर भी तब आ जाएगा। अब बताइए जो इसका स्क्वायर जब करिएगा आप, इसका जब स्क्वायर करिएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कहिएगा 36 होगा सर, अब प्लस ये 3 यानी 3q स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो 6 दूना 12, 12√3q, अब बटे में ये हो जाएगा 9, अब प्लस q स्क्वायर, अब बराबर कितना, फिर 12। ये एक नया समीकरण सब q में आ गया। तब जब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, मतलब q का क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो 9q स्क्वायर और 3q स्क्वायर, मतलब 9 3 12q स्क्वायर। क्लियर। और ये है माइनस 12√3q, 12√3q। अब देखिए तो इसके बाद q वाला कोई टर्म आ रहा है, 9 3 12 का काम हो गया, ये q हो गया, और तो जो आएगा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और जो आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट। हमको जब मूलों का योग निकालना है, मूलों का योग निकालना है तो हमको b चाहिए, a चाहिए। b किसको कहते हैं, q के कोफिशिएंट को, a कहते हैं स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट को। तो यानी हमको मूलों का योग निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस b बाई माइनस b मतलब क्या, 12√3 अब बटे a कितना 12, 12 को काट दीजिए, उत्तर कितना आ गया, √3। यही तो आ गया, मूलों का योग पूछ रहा है q1 प्लस q2। मतलब सवाल में इतना ही था दिमाग लगाना, जो आपको जो 3 गो समीकरण बनेगा तीनों भुजा को आपस में बराबर करने पर, उसको q में बदलना है तीनों की मदद से। q में बदलने के बाद उसका क्वाड्रेटिक आ गया और तब मूलों का योग निकाल देना है बस। तो हम क्या किए, पहले सबका रूट हटा दी क्योंकि तीनों पर रूट होगा, बराबर करेंगे तो ये इसका बीच का दूरी ये आ गया, इसके बीच का दूरी ये आ गया, और इसके बीच का दूरी ये आ गया। इसके बराबर इसको, फिर इसके बराबर इसका वैल्यू भी 12 12 कर दिए, मतलब एक सकीरण मूल रूप से ये माने और एक ये माने, ये वाला 12 ये वाला, और दोनों के सहायता से p का वैल्यू निकाल के q में कन्वर्ट करके और यहाँ तक आ गए, प्लस कांस्टेंट बराबर 0 कर देंगे, तो ये समीकरण आ गया, मूलों का योग आ गया कितना, √3 मूलों का योग आ गया। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल था, है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं। और होता क्या है जो कुछ नहीं, क्या चलिए अगला सवाल चलेंगे। 6 नंबर में कहता है, स्मिता ने 15% की साधारण ब्याज दर पर 75,000 रुपया ऋण लिया। वह धनराशि उसने अपने मित्र को उसी दिन उसी ब्याज दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि हिसाब से ऋण दे दिया। 2 साल बाद उसका लाभ। देखो, लिया है एसआई पर, दिया है सीआई पर, मतलब एक तरह से हो गया 2 वर्ष में सीआई और एसआई का जो अंतर होगा वही लाभ होगा। तब 15% और 2 वर्ष है, तो आप जो यहाँ से एसआई कहिएगा तो एसआई तो हो जाएगा 30%, आप कहिएगा सीआई तो 2 वर्ष का सीआई निकालने का 15 दूना 30 और 15 का स्क्वायर बटे 100 मतलब 2.25 यानी 32.25%। तो लाभ उसको क्या होगा, यही 0.25% होगा। लाभ कितना होगा, 2.25% प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट बराबर हो गया 75,000 का 2.25 बटे 100, और इसको हटा दीजिएगा दशमलव को तो 2 गो और 0, 3 0 3 0 खत्म, 5 दूना 10 और 5 से 15, ये देखिए 15 और ये 15 का स्क्वायर तो 15 का क्यूब हो गया। 15 का क्यूब कितना, 3375 और बटे में 2 भाग दे दीजिए, 16 दूना 32, 17 8 1 7.5, 1687.5 रुपया उसको लाभ होगा सीआई पर लेकर के 1687। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो सीआई पर दिया तो जितना अंतर होता वो उसका उत्तर आ गया, बस और कुछ नहीं करना था। 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर निकालना था। आप एरो लगा करके भी कर सकते थे, ऐसे ऐसे जो आता और फिर यहाँ जो आता वही उत्तर आ जाता, वो भी काम आप कर सकते थे। मतलब उसका 15% जो आया उसका 15% ही क्या होगा, उत्तर होगा। चलेंगे अगला सवाल पे। अब देखिए, किसी विद्यालय में कक्षा की x की 50 लड़कियां की ऊंचाई के सर्वेक्षण में आंकड़े दिए गए हैं। 50 विद्यार्थी लड़कियां हैं टोटल, ठीक है। ऊंचाइयों का माध्य ज्ञात करें। अब देखिए, इसमें कहता है 140 से कम, 145 से कम, 150 से ऐसे ऐसे। अब सोचिए 140 से कम का वैल्यू अगर 4 है
तो 145 से कम में वो 4 भी तो आया होगा, नहीं आया होगा। तो ये सवाल हो गया बड़ी फैदरत वाला। ये हो गया तब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता तो आपको तो वर्ग अंतराल भी निकालना पड़ेगा, वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तब यहां पर उसका क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट निकालना पड़ेगा। ये हो गया वर्ग अंतराल से एलिमेंट निकलेगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, तब जाकर के इसका जो है समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ करना है। आई बात समझ में, इतना चीज करना पड़ेगा। चलिए इतना चीज हमको लगता है तो हालत खराब हो जाएगा इतना करने में। वर्ग अंतराल इसको लिखेंगे 5-5 का अंतर है, 140 से कम, इसको लिखेंगे 135 से 140, इसको लिखेंगे 140 से 145, इसको लिखेंगे 145 से 150, इसको लिखेंगे 150 से 155, इसको लिखेंगे 155 से 160, इसको लिखेंगे 160 से 170। ज़्यादा तक चले गया नहीं, 40, 165 से कम, 60 से 50, 55, 55, 60, 60, 65, 60, 65 यहाँ तक लिखेंगे। अब देखिए एलिमेंट कैसे लाते हैं, एलिमेंट जोड़ के दूसरे भागा, इसके बीच में कौन 137.5, 5 का अंतर है, जोड़ते चलो 142.5, 147.5, 152.5, 157.5, 162.5, ये आया आपका x। फ्रीक्वेंसी देखिए ये 4 जो है 4 लिखेंगे, 11 में 4 घटाएंगे 7, 11 29 का अंतर 18, 29 40 का अंतर यानी 11, 40 46 का अंतर 6, 46 50 का अंतर 4। अब आया एफ एक्स, अब निकालेंगे एफ डॉट एक्स। समझ रहा है बात में, समझ ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बारंबारता, यानी 4 इसको घटाइए, फिर इसका अंतर लिखिए, फिर इसका अंतर लिखिए, फिर इसका अंतर, ये जोड़ के देखिए जरूर 50 आ गया होगा। अब जो एफ एक्स लिखिएगा तो इसको फिर जोड़ना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, तब माध्य आप निकालिएगा तो समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ। इतना काम करना पड़ेगा, ये तो करते करते हालत खराब हो जाएगा। ऐसा सवाल रहे एग्जाम में आ जाए तो दिमाग में रखना बंद तो जेबे करेगा, लेकिन बनाना नहीं है, क्योंकि 4 5 6 क्वेश्चन को खराब कर देगा। ठीक है, तो समझा दिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसको इतना ही रहने देना है। अगला सवाल कहता अल्फा और बीटा जो है पूरक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है। चलिए तो कौशेक अल्फा बराबर इतना, तो इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए जब ये सेम अल्फा और बीटा है तो साइन कॉस का तो मान सेम होगा, दोनों का योग 90 होगा, तो जैसे साइन 30 कॉस 60, तो इसको हम अल्फा में ले जाना चाहें तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा। इसको भी अल्फा में रखेंगे तो लिखना पड़ेगा कॉस, ये माइनस है, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन कॉसेक है तो साइन में बदल दीजिए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 साइन स्क्वायर अल्फा -1। ठीक है, अब हमको जब कॉसेक का वैल्यू दिया हुआ है तो साइन अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, और यहाँ रख दे तो 2 गुना 3/5 का स्क्वायर -1, 9 यानी 9 दूना 18/25 -1, ये आ गया 18 में से 25 गया -7/25, आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, सबको साइन में बदल के, कॉसेक था साइन में बदलना आसान था, अल्फा है अल्फा में बदलना था। तो जब भी ये पूरक कहे तो योग 90 वाला दिमाग लगाइए, मतलब साइन कॉस का वैल्यू सेम होगा, टेन कॉट में सेम होगा, और कॉसेक सेक में सेम होगा, सब याद रखना। चलेंगे अगला सवाल, कहता एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्ष से तीनों छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है। तीनों छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात। एक कहता है ऐसे करके एक त्रिभुज बना दीजिए, ये कहता है 2/5 है, मतलब पूरा साइड अगर 5 है तो ये 2 है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इसको समरूप मानिए, क्यों हम पैरेलल खींचेंगे, निश्चित है। तो अगर ये समरूप त्रिभुज में क्या होता, संगत भुजा का वर्ग, मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, पूरा त्रिभुज का क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
तो ये एगो त्रिभुज नहीं है, ऐसा ऐसा तीनों कोना पर है, तो ये भी 2 स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर। ये बच गया शेष एरिया। शेष एरिया कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर और माइनस इस तीनों का मतलब 4 जोड़ 4 जोड़ 4, तो ये हो जाएगा कितना 25 में से 12 गया 13। तो हमको यही पूछा जा रहा है 3 छोटा त्रिभुज और एक बड़ा शेष, बड़ा त्रिभुज का शेष, बड़ा त्रिभुज में शेष। तो 3 छोटा त्रिभुज का 4 4 8 4 12 और 25 में से 12 गया तो कितना 13, 12:13 में टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। कभी समूचा त्रिभुज से अनुपात पूछेगा, कभी शेष त्रिभुज से अनुपात पूछेगा, सबको ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल। कहता रचना ने 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 40,000 रुपया उधार लिए। ठीक 1 वर्ष बाद उसने अपने मित्र को उसी दिन यह धनराशि उसी ब्याज दर पर लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। तो कहता तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितना लाभ या हानि होगा। 10% से अगर लिया है 3 वर्ष में, तीसरे वर्ष में, तो 10% और 3 वर्ष है तो एसआई कितना होगा, एसआई 30% उसको चुकाना होगा। लेकिन वो कहता है ठीक 1 वर्ष के बाद, यानी 10% से जो उधार दिया है वो मात्र 2 वर्ष के लिए दिया है, वो भी सीआई दर पर। 1 वर्ष के बाद दिया तो 2 वर्ष में उसको मिलेगा। 10% 2 वर्ष का सीआई कितना 21%। इसका मतलब उसको लॉस होने वाला है कितना 9% का लॉस होने वाला, 9% लॉस लगेगा। किसका, तो 40,000 का। तो 40,000 का 9% निकाल देंगे, 9 चौके 36, 0 0, 3600 रुपया का उसको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। 30% उसको देना पड़ेगा, 21% उसको आया है, मतलब 9% सीधा सीधी लॉस है। सिंपल था। अगला चलेंगे। कहता ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc। इसके लिए ये फॉर्मूला हमेशा लगाइए, आसान रहेगा इसी टाइप में। कोई वैल्यू भी रख करके चेक कर सकते, हो सकता है सेट हो जाए, लेकिन ये सब वैल्यू कभी सेट होगा कभी नहीं होगा, इसलिए अपना पकड़ बना कर रखना है। 3 × AB प्लस BC प्लस CA। ये अगर हमको ये और ये पता है, ये नहीं पता है, तो ये निकाल लेंगे फार्मूला से। इसका भी फार्मूला होता है ना, इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है इतना, प्लस 2 × AB जोड़ BC जोड़ CA, 2 × AB जोड़ BC जोड़ CA, और वही हमको निकालना है AB BC CA। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग में से 9 का स्क्वायर में से इसका वैल्यू घटा लेंगे और 2 से भागा दे देंगे। ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू। मतलब 81 में से अगर 30 घटता, 81 में से अगर 30 घट जाए तो 51 बचेगा, लेकिन 29 घटा है यानी 52, और 52/2 कितना हो गया 26 हो गया। तो अब वैल्यू रखने में क्या जाता है, A प्लस B प्लस C 9, ये 9 का स्क्वायर माइनस 3 × 26, ये देखिए 78 3, यानी 9 × 3 कितना 81 आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब फार्मूला आप कोई वैल्यू सेट करने पर भी आपको आएगा, ऐसा नहीं आता, अधिकतर दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो वो हमेशा देगा। इसलिए फार्मूला याद रहना चाहिए, नहीं जी लिखना पड़ेगा, ये फार्मूला लिखना पड़ेगा, ये सब नहीं फटाफट कर देना है, ऐसा याद रखना है आपको। एग्जाम नज़दीक है, जोर लगाना है ज़बरदस्त तरीका से। जहाँ जहाँ दिक्कतें हो रहा है उसको तेज करो, जिसका गति तेज होगा एग्जाम में वही कुछ करेगा, वरना सब समाप्त है। याद रखना, तेज होना बहुत जरूरी है। अगला सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यदि आंकड़े का प्रक्षेपण का बहुलक 15 और माध्य 6 है तो माध्यिका, यही फार्मूला याद रखना है, Z बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही ना होता है। तो ये 15 है, माध्य 6 है, तो हमको पूछता है क्या माध्यिका, मतलब m का वैल्यू। तो 3m बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 6 दूना 12 27, m बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ये फार्मूला खाली याद रहना चाहिए बढ़िया से, है कि नहीं। फार्मूला जबरदस्त तरीका से याद रहना चाहिए, उसमें कोई इधर उधर नहीं। चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पर। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 6, 11 और 13 सेंटीमीटर है, उनमें सम्मुख शीर्ष से संबंधित ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ऊंचाई और आधार में उल्टा अनुपात होता, हमेशा याद रखना है। मतलब जैसे किसी भी त्रिभुज के लिए एरिया
आधार अगर A1 है तो H1 A2 H2 ये है, 1/2 कट जाएगा। तो अगर आप A1/A2 लिखिएगा तो ये हो जाएगा H2/H1। देखिए यानी एक आधार 1 वाला है तो ऊंचाई 2 वाला है, यानी आधार जो होता है बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हाइट। ये याद रखना, ठीक है। तो यहां पर जो दिया गया हमको भुजाओं की लंबाई, तो साइड दिया हुआ है कितना, 6, 11 और 13। तो आप हाइट जो हो जाएगा, हाइट इसका क्या हो जाएगा, 1/6, 1/11 और 1/13। रेशियो निकाल दीजिए, काम हो गया। कुछ एलसीएम नहीं आने वाला, तो इसको गुना करके यहाँ लिखिए, 11×13 143, 13×6 78 और इसके नीचे का लिखिएगा 11×6 66। यही उत्तर हो गया। तो हाइट और बेस में यानी आधार में उल्टा रिलेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, 143, 78 और 66, ऑप्शन नंबर डी एकदम टनाटन। क्या, चलो क्लास ऐसे चलते रहेगा, छुट्टी है लेकिन चलते रहना है, आप लोगों के लिए चलेगा क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो कंटिन्यू आपका सेशन जो ऐप पर चलता है वो भी चल रहा है, TCS 600+ क्वेश्चन वो भी आज चला है, और ये यूट्यूब वाला भी आपके लिए जाते रहेगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे और संडे को जो होना है महामैराथन वो भी होगा। सैटरडे को टेस्ट, संडे को डिस्कशन। कहता यदि समीकरण इतना के सिर्फ एक ही पुनरावृत्त मूल है, मतलब मूल जो है बराबर है, तो मूल बराबर कब होता है, b² = 4ac। तो कहता धनात्मक मान उसका निकालना। आ जाइए, पहले तो x को एक साइड लीजिए, x² 3 - a और -ax इधर लाइएगा, तो माइनस ये x अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a माइनस, लेकिन प्लस हो जाएगा a+2 ना, इस साइड आएगा 2x माइनस में, लेकिन माइनस कॉमन ले लिए तो a+2, और 6 के पास इधर से 2 आएगा तो क्या बचेगा, 4 = 0। हमको क्या करना है, b² = 4ac कर देना है बस, क्योंकि मूल बराबर है। तो b का काम कौन करेगा, ये a का काम कौन करेगा, ये c का काम कौन करेगा, ये। तो b² माइनस से स्क्वायर करिएगा कोई फर्क नहीं, a+2 का होल स्क्वायर -4 × 3 - a × c 4 और बराबर 0। -b² तो उधर 0 करिएगा, ये ये क्या लिख दिए, a+2 न था, a+2। तो a² + 4 + 2ab यानी 4a - 12 माइनस ये प्लस ना 3 - a, हाँ 4 × 12 - +4a + 4 = 0। आइए इसको तोड़ते हैं, तो ये हो गया 4a 4a a² + 8a और ये देखिए 12, 4 4 8 में से 12 गया, -4 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक के लिए आप जो वैल्यू निकालिएगा, ये 8a आ गया, यहाँ 4a आया, सब है ठीक। b² - 4ac, अच्छा एक 4 तो यहाँ भी न था, ये तो छूट गया। 4 × 4 = 16, 3 × 48, देखो यहाँ पर मिसिंग है, इतना तक, एक 4 छूट गया। चलो यहाँ पर देखो ये 4, या ये तो ठीक है, 4a तो लिख दिए इसका 2ab करके, 4 × 16, 3 × 48 और 4 × 16 प्लस 4 × 16a बराबर 0। अब हुआ तो a² + 4a और ये देखिए 16a 4a यानी 20a और 20a, तो इसको जोड़ लिए ना, 16a 4a 20a, तो इसको बार बार लिखने की क्या जरूरत है। 16 4 20a और 4 में से 48 गया तो -44 बराबर क्या, 0। a का जो मान यहाँ से आ जाएगा, क्वाड्रेटिक को तोड़िएगा आप, देखिए इसको 20 लाना है, 22 दूना 44 प्लस 22 -2, तो a का मान आएगा -22 + 2। हमको कहता a का धनात्मक मान चाहिए, मतलब कौन चाहिए, +2 चाहिए, मतलब a का मान हो गया ऑप्शन नंबर सी +2 धनात्मक मान। b² - 4ac = 0 कर दी, a का मान आ गया, a का 2 वैल्यू क्वाड्रेटिक है, कहता धनात्मक, तो निगेटिव वाला छोड़ दिए, पॉजिटिव वाला ले ली। चलेंगे अगला सवाल। इतना के कितने गुणनखंड के वर्गमूल प्राकृत संख्या होंगे, मतलब
वर्गमूल प्राकृत संख्या होंगे, इसका मतलब ये पूछ रहा है जिसका कितना ऐसे मूल है जो वर्ग संख्या है, कितने ऐसे मूल हैं जो वर्ग संख्या है। तो आ जाइए इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। 16 गुण का स्क्वायर, 16 नहीं 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर गुना 10 है। तो 16 नंबर, वैसे छोड़िए इतना क्या लिखना है, 16 नंबर 144, 16 नंबर 144, तो 2 का पावर 4 और 3 का स्क्वायर और 2 गुना 5, यही ना है। सभी 2 को एक जगह कर लेते हैं, तो 2 का पावर 5 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया और 5 का पावर 1 हो गया। हमको क्या चुनना है, वर्ग फैक्टर। ध्यान देखिए, वर्ग फैक्टर। वर्ग फैक्टर कैसे निकालते, ध्यान दीजिए। हर एक का पावर 2 से कटना चाहिए, पावर 2 से कटना चाहिए। तो पहला तो 2 का पावर 0 होगा, फिर 2 का पावर 2 होगा, फिर 2 का पावर 4 होगा। अब इसमें है कोई नहीं, 3 में आइए, 3 का भी पावर 0 होगा, 3 का पावर 2 होगा, और तो कोई नहीं है, नहीं है। 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 होगा, और तो कोई है ही नहीं उसमें, नहीं। तो इसमें कै गो आया, 1 2 3 गो आया। इसमें कै गो आया, 2 गो आया। इसमें कै गो आया, 1 गो आया। तो 3 दूना 6, टोटल 6 गो ऐसा फैक्टर है जो ये वर्ग संख्या है। और वर्ग संख्या जो फैक्टर होगा उसका वर्गमूल क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर सभी फैक्टर की संख्या, तो पावर जो एक एक जोड़ जोड़ के आप गुना करते, ये सब नियम जानते होइएगा। हमको बस वर्ग फैक्टर चुनना था। कभी घन फैक्टर कह दे तो पावर 3 से कटने वाला लेंगे, पावर 0 सब में रहेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि एक जो है वर्ग संख्या, घन संख्या सब कुछ है। तो अभी वर्ग फैक्टर निकालना था, तो सबका पावर 2 वाला सम करके पावर लिए हैं सभी का, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, 6 गो आ गया, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है, अगला सवाल चलेंगे। कोई समस्या है इसमें, वर्ग फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं, 4 बार और रिपीट करके देख लेना है, बस काम खत्म। आ जाइए 15 के बाद 16 नंबर में, 16 नंबर सवाल में आ जाना है। एक कंप्यूटर गेम में निर्माता और विनाशक इन दोनों की कुल संख्या 25 है, ठीक है। निर्माता एक महल के चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करता है, विनाशक उसको तोड़ता है, गिराता है। प्रत्येक निर्माता 20 घंटा में बना सकता है, प्रत्येक विनाशक 15 घंटा में गिरा सकता है। 25 गो इसका संख्या, 25 को चला देता है, ठीक है। उस समय सक्रिय कर दिया जाता जब बिल्कुल नहीं बना था दीवार, और 5 घंटे में दीवार बन जाता है। तो उसमें कहता कितना विनाशक है। ध्यान दिया जाए, 2 आदमी है, मान लो एक बनाता है एक बिगाड़ता है। बनाने वाला जो है निर्माता चारों ओर कहता है प्रत्येक निर्माता 20 घंटा में, और प्रत्येक गिराने वाला 15 घंटा में। एलसीएम ले लीजिए, आपके पास वर्क कितना हो गया, 60। 20 से 3, 15 से 4, ये काम को बिगाड़ता है तो इसको माइनस कर दिए, ठीक है। अब इसकी संख्या हमको किसका पूछ रहा, कितने विनाशक है। मान लेते हैं x विनाशक है। अगर x विनाशक हो जाएगा तो बनाने वाला कितना रहेगा, टोटल 25 माइनस x रहेगा ना, 25 माइनस x। और ये जब सक्रिय हो जाता है तो 5 घंटे में दीवार बन जाता है। मतलब इसको अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो मेरा 60 का 60 काम हो जाता है। यही सवाल हो गया, 60 का 60 काम हो जाता है। तो अब तो क्या बच गया, अब तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा बच गया। 5 से काट देते हैं 12 बार में। यहाँ आइए, इसको गुना करना है ना, 25 या 75 माइनस 3x, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 4x बराबर कितना, 12। 7x बराबर 12 घटा दीजिए, 63/7, x का मान कितना आ गया, 9। तो विनाशक कै गो है, 9 गो। विनाशक 9 गो, निर्माता तब कितना, 16 गो 25 में से। हमको विनाशक के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया। फिर से देखिए, ये तो आ गया माइनस दिए क्योंकि ये काम बिगाड़ रहा है। इसी की संख्या पूछ रहा है, इसको मान लिए x, तो ये होगा 25 माइनस x, और दोनों मिलकर 5 घंटे में बना लिया। तो गुना 5 घंटा बराबर वर्क कितना, 60। काट दीजिए, इसको गुना करके कैलकुलेशन कर दीजिए, विनाशक का वैल्यू कितना हुआ, 9। ठीक है, मजेदार सब है एकदम। चलो अगला सवाल, 17 नंबर में कहता ए और सी पाइप खाली टंकी को 60 घंटे में और 48 घंटे में भर सकता है, जबकि भरी हुई टंकी को 24 घंटा में खाली कर सकता है, कौन, बी। तो कहता जबकि टंकी भरी हुई थी तो तीनों पाइप को एक साथ खोल चालू कर दिया जाता है, और तब टंकी को 2/3 खाली करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। 2/3 खाली, आ जाइए
ए है, सी है और कौन है, बी है। ए, सी और बी, ए है 60, बी है 48 और सी है 24, लेकिन ये खाली करने वाला है। एलसीएम 48 पंचे 240 ले लीजिए। 60 से कितना 4 बार में, 48 से कितना 5 बार में, 24 से कितना 10 बार में, लेकिन माइनस। कहता है जब टंकी 2/3 खाली करने के लिए कितने घंटे, मतलब पूरा भरा हुआ था, 2/3 खाली करना है ना। अभी तीनों को जब एक साथ करेंगे तो एक एक करके क्या होगा, खाली होगा ना। तो 2/3 खाली करना है, इसका 2/3 खाली करना है। 2/3 कितना होगा, 3 से 80 दूना 160। 160 को 1 से खाली करने के लिए कितना घंटा लगेगा, तो 160 घंटा लगेगा। क्योंकि तीनों को एक साथ खोला जा रहा है तो कितना लगने वाला है, 160 घंटा टोटल समय लगने वाला है। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल चलेंगे 18 नंबर पे। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है। 249 3 से कट रहा है, ये तो नहीं है। 99 11 नंबर 99, ये भी नहीं है। 100 कट ही रहा है। 149, तब तो एगो तो ऑप्शन होबे न करेगा, ये नहीं होना चाहिए, यही आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा क्या। लेकिन आपको याद रखना अभाज्य संख्या का नियम सब, अभाज्य संख्या का नियम सब, जैसे किसी संख्या के बारे में चुनना है, 149 के अगल बगल में वर्ग संख्या कौन है, 144। 144 किसका वर्ग, 12 का वर्ग। तो 12 से नीचे कौन सा अभाज्य संख्या, 2 3 5 7, बस ना 11 भी। बस इतने संख्या से चेक करना, 2 से कटेगा नहीं। 9 4 13 1 14, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 दूना 14 नहीं, 11 से 9 1 10 नहीं। बस ये हुआ ओरिजिनल चेकिंग करने का नियम। उसके आप अगल बगल का ले लीजिए वर्ग संख्या, उसका वर्ग से छोटा जिसका वो वर्ग होगा, उससे छोटा अभाज्य संख्या से चेकिंग करना है। कट गया तो नहीं होगा, नहीं कटा तो अभाज्य संख्या होगा। तो ये नियम से काम करिएगा। अभी तो आसान था, जब 700 800 दे देगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए 19 नंबर पे आ जाइए। 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्र के प्राप्त अंकों का माध्य 16 है। 2 नए छात्र ने परीक्षा में भाग लिया। पांचों विद्यार्थी की औसत अंक 19 करने के लिए सभी का 19 करना है। नए छात्र जो कि दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। मतलब पहले जो है 3 का औसत कितना है, 16 है। अब पांचों का औसत को क्या करना है, 19 करना है। तो सबसे पहले तो इस दोनों आदमी का जो है औसत को 19 गुना 2 38 रन तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं, पहले कितना था, पहले कितना था, उल्टा भी चल सकते हैं। पहले 16 था ना, 16 यानी 16 गुना 2 32 रन तो बनाना ही, 32 अंक तो प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि पहले जितना था उसको मेंटेन करना पड़ेगा। 32 के बाद औसत में 3 वृद्धि हो गया और टोटल कैगो हो गया, कैगो विषय, 2 नए छात्र, 5 विद्यार्थी हो गया। तो पांचों में 3 3 वृद्धि करना पड़ेगा, यानी 5 गुना प्लस 3, ये 15 अलग हो गया। मतलब 32 15 टोटल 47 अंक दोनों को लाना पड़ेगा ना, टोटल 47 अंक लाना पड़ेगा। कहता है कम से कम एक आदमी कितना अंक प्राप्त करेंगे, 2 आदमी में एक आदमी कम से कम प्राप्त करे। इसके लिए यह जरूरी है कि दूसरा व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करे, है कि नहीं। तो अधिक से अधिक कितना ले सकता है, 25। तो एक आदमी को दे देते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम ये 25। तो ये कितना बच गया, 22। तो मिनिमम कितना ला सकता है, 22 ला सकता है। क्या कोई दिक्कत इसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। क्लियर। चलें अगला सवाल, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलेंगे अगला सवाल। एक आदमी मैक्सिमम तो दूसरा आदमी मिनिमम। अगला सवाल आया जाए। परवेज शहर ए का रहने वाला है, गौतम शहर बी का रहने वाला है। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के कस्बे की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज और अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 घंटा, गौतम 4 घंटा। परवेज का चाल इतना तो गौतम का चाल कितना। देखिए मिलने के बाद वाला नियम जब भी रहेगा तो V1/V2 बराबर अंडर रूट T2/T1, आप ये जानते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। मिलने के बाद एक ही समय विपरीत दिशा में मिलने के बाद का समय दे तो एक ये मिलने में लगा समय के लिए, मिलने में लगा समय के लिए अंडर रूट T1 × T2, ये भी याद रखिएगा।
ठीक है, अंदर रूट T1 इंटू T2, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो अभी हमको चाल का देखना है। तो V1 बटे V2 जो है बाद बटे पहले करना है, ठीक है। तो समय जो है परवेज को 16 घंटा और इसको 4 घंटा, तो बाद कौन हुआ 4, इसको 16, मतलब 1/4 यानी 1/2 आ गया। अब देखिए किसका चाल दिया हुआ है, परवेज का। पहला आदमी है परवेज ना, एक का वैल्यू अगर 40 है, एक का वैल्यू अगर 40 है तो दो का वैल्यू कितना होगा 80 होगा। 80 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर हो गया। क्या दोनों तरीका, ये दोनों स्टेप याद रखिएगा, ये और ये दोनों स्टेप, इसमें कोई भी तरह का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। मिलने के बाद वाला में ये रिलेशन, मिलने में लगा समय जो उस दोनों को कितना लगा, तो कहेगा 16 चौके 64 यानी 8 घंटा में दोनों मिल गया है। 8 घंटा में मिला है तो आप दूरी भी फिर निकाल सकते हैं, दोनों का चाल पता है, 8 घंटा चला है, दूरी निकल गया। क्या, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, ठीक ना। और फिर तो कल तो फ्राइडे है ना, उसके बाद तो फिर मैराथन होगा, फिर मंडे से तो मिलते ही रहेंगे। ओके, चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, मस्त रहिए, एकदम मस्ती से रक्षाबंधन मनाइए। एक बार फिर आप सभी लोगों को हैप्पी 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 रक्षाबंधन। ओके, धन्यवाद।